सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेज। जो पहला टॉपिक हम लोग कर रहे हैं दैट इज द नाइट स्कूल फॉर द कलबेलिया वुमेन अनलॉक्स न्यू अपॉर्चुनिटी। कलबेलिया का नाम सुना है कभी? व्हाट इज द कलबेलिया? कलबेलिया एक ट्राइब होता है। कभी काला ये स्कोर्ट टाइप का पहन के डांस करते हैं लोग राजस्थान के थार वाले एरिया में। सांप के जैसे डांस होता है, देखिएगा ऐसे एकदम अपने आप को पूरा उल्टा नचा लेते हैं, पूरा शरीर उनका नीचे चला जाए। एक डांस भी दिखा देता हूँ। कलबेलिया, ये है कलबेलिया डांस। इनका पहनावा बहुत यूनिक होता है। जैसे ये भी कलबेलिया, सबसे ज्यादा यूनिक इनका जो होता है वो पहनावा होता है। खूब बीड उड लगा रहेगा ये इसमें, ठीक है, देख के पता चल जाता है कलबेलिया। तो अभी कलबेलिया नोमैडिक ट्राइब थे। इनका मेन यही था कि एक तो स्नेक पकड़ते थे और एक डांस था। तो अभी देखिएगा मॉडर्न फॉर्म में कौन ये सब डांस देखता है। तो इनका रोजी रोटी इसी बेसिस पे था। जाते थे लोग, डांस करते थे लोग, पैसे देते थे। और जो हमारा फॉरेस्ट का एक्ट आने लगा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उन पे रोक लगा दिया, सजा है। तो स्नेक भी नहीं पकड़ सकते। तो इसीलिए अब स्कूल स्कूल में इनको प्रमोट किया जा रहा है ताकि इनकी स्किलिंग हो, कोई और जॉब भी ये लोग पा सकें। यही इसीलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में है। तो आपको ये जानना चाहिए, हु आर द कलबेलियाज आर द नोमेडिक ट्राइब्स फ्रॉम द राजस्थान एंड मेन प्रोफेशन है स्नेक चार्मिंग। एंड जो इनका प्रोफेशनल डांस है, जो ट्रेडिशनल डांस है वो है। एक बार जाके आप लोग फिर से डांस देख लीजिएगा घर पे तो और याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, वेस्टर्न घाट पे एक बुक आया है। इसमें वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक है? वेस्टर्न घाट का दूसरा फेमस नाम क्या है? सह्याद्री का नाम सुना है? वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री भी कहते हैं। सुना होगा, ज्योग्राफी में क्लास 11th में पढ़ा होगा, इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है। सह्याद्री, सह्याद्री का मतलब दया भाव वाला, जो बहुत ही एक तरीके से काइंड हार्टेड हो, ठीक है। दूसरी चीज ये आपको जानना चाहिए कि वेस्टर्न घाट किस किस स्टेट में है, कितने स्टेट तक फैला है, ठीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कहाँ चला गया, वो तो ईस्टर्न घाट है। मैं वेस्टर्न घाट की बात कह रहा हूँ। दो घाट है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तमिलनाडु तो ठीक है, महाराष्ट्र भी ठीक है। चिपका चिपका है क्या? इधर कर्नाटका, अगर तमिलनाडु बोला तो केरला भी होगा, फिर कर्नाटका भी होगा, गोवा भी होगा, महाराष्ट्र होगा। अब कंफ्यूजन होगा कि गुजरात है कि नहीं। गुजरात, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है। गुजरात है कि नहीं? एक दिन एक बार यूपीएससी पूछा है, 2018 में ही पूछा है कि कितने स्टेट टच करते हैं वेस्टर्न घाट। तो उस लोगों को पांच तो पता था, ये कर्नाटका, गोवा और ये केरला तो कोई बता देगा। कंफ्यूजन होगा तमिलनाडु और उसमें। तमिलनाडु का जो वेस्टर्न वाला साइड है वो चिपकता है, क्योंकि जो आप देखिएगा ये जितनी भी वेस्टर्न घाट की हाई हिल्स हैं, ये दोनों जहाँ पे केरला और तमिलनाडु मिलते हैं उसी बॉर्डर एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस है एक साउथ का हिल स्टेशन, बताइए आप लोग। जैसे मनाली इधर फेमस है ना, वहाँ का क्या फेमस है? पिक्चर उक्चर में भी कई बार आता है। राज पिक्चर बहुत फेमस हुआ था, भूत वाला डरावना हॉरर पिक्चर। उसमें साउथ के किसी भी बढ़िया हिल, जो सबसे फेमस हिल स्टेशन जो आपके दिमाग में आ रहा हो, साउथ का हिल स्टेशन ही नहीं पता है? रिव्यू में देखते होंगे ना। नॉर्थ में कौन सा सबसे आप लोगों का फेवरेट है? मन में आता होगा ना, जाऊंगा घूमने हिल पे, कुल्लू मनाली देहरादून यही सब। साउथ का एक भी नहीं पता है? ऊटी का नाम नहीं सुना है? इतना फेमस है ऊटी। तो वही तो, ऊटी नाम सुना है तो कहाँ, साउथ में ही तो है। साउथ का वो माना जाता है कि सबसे ब्यूटीफुल है। जैसे स्विट्जरलैंड माना जाता है इंडिया का ऊटी। एकदम आपका टी का जो
प्लांटेशन है वो दिखेगा हरा हरा, और हिल्स दिखेंगे। ऊटी बहुत खूबसूरत है। कड़कनाल है, ऊटी ऊटी के बगल में ही है। तो ये दोनों जो ये सब बॉर्डर एरिया में है। कोयम्बटूर का नाम सुना है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु और केरला वाले बॉर्डर पे है। साउथ का एक बड़े सिटीज में आता है, इंडस्ट्रियल एरिया है। कोयम्बटूर की साड़ियाँ बहुत फेमस है। जो आप कांजीवरम साड़ियाँ देखते हैं वो कोयम्बटूर के आसपास बनती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस स्टेट में स्प्रेड है। मैं बता रहा था कि तमिलनाडु और केरला ओवरलैपिंग बॉर्डर है, तो इन दोनों में है। ऊपर आप जाएगा तो कर्नाटका है, लेकिन कर्नाटका और आंध्रा के बीच में बहुत डिफरेंस है। तमिलनाडु देखिएगा अंदर अंदर घुसा हुआ है केरला के, तो इसीलिए ये तो शेयर करता है, लेकिन तेलंगाना एंड आंध्रा नहीं करते हैं। तो कितने आपको हो गया? एक तमिलनाडु हो गया, एक केरला हो गया, महाराष्ट्र तो है ही है, 3 हो गए, कर्नाटका हो गया, और गोवा है ही है। गोवा इतना फेमस है, 5 हो गए। एक कंफ्यूजन है गुजरात में, तो गुजरात भी है, क्योंकि पहले महाराष्ट्र का दोनों थे ना, उसका जो साउदर्न पार्ट है वहां तक वो उसका एक्सपेंशन है। तो 6 स्टेट है जहाँ पे यहाँ पे दिया भी हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये 6 स्टेट है जहाँ पे वेस्टर्न घाट प्रेजेंट है, स्प्रेड है। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि वेस्टर्न घाट को दुनिया का सबसे ज्यादा मतलब एक माना जाता है कि प्रिस्टाइन, एकदम प्योर जो इन्वायरमेंट था, क्योंकि उसकी जो आप अभी भी देखिएगा वहाँ का साइलेंट वैली एरिया बहुत फेमस है। साइलेंट वैली का नाम सुना है? साइलेंट वैली में अभी भी आप जाइएगा तो नहीं होता है कि जैसे पिक्चरों में दिखा था, जब जंगल का सीन आता है तो वो जो इंसेक्ट्स हैं ये सब की आवाज आता है, उनकी जो क्या कहते हैं साइफनी जो आवाज आती रहती है, साइलेंट वैली में अभी भी आता है। अभी भी आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि एकदम किसी जंगल में आ गए हैं। वो सब चीजें पिक्चर में जो चीजें आपको सुनाई देती हैं उस तरीके की चीजें वहां पे सुन, क्योंकि प्लेस्टाइन अभी भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। जितने भी आप स्पीसीज अभी भी हैं इंडेमिक, काफी कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू द नॉर्थ यहाँ पे ज्यादा है। जैसे हमने हिल एरिया में काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय किया है, हिमालयन एरिया में, लेकिन वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट ये भी है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश भी होती है। तो बारिश होने के कारण वहाँ पे जो हम डेंसिटी फॉरेस्ट का है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न। नॉर्थ में तो आपको केवल पेड़ मिलेंगे लंबे लंबे, लेकिन यहाँ पे आपको जो नीचे लताएं फैली होती हैं, डेंस आपका कि आप गए पैर में पूरी लताएं फैल रही हैं, वो वाला आपको कहाँ मिलेगा? दिस विल बी इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। लेकिन ये है कि टाइप भी बहुत रहते हैं, बट वेस्टर्न घाट में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और इसीलिए वहाँ के ट्राइबल जो हैं वो इशू फेस कर रहे हैं। क्या क्या इशू फेस कर सकते हैं ट्राइबल? ट्राइबल अगर इंक्रोचमेंट हो रहा है इंडस्ट्री का, तो पहला उनका इशू होगा लाइवलीहुड। उनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट है कि उन्हें एनिमल्स पे, पेड़ पौधों पे, फ्रूट्स पे आप वही काट देंगे, और एनिमल्स वहाँ रहे नहीं, स्किलिंग है नहीं उनकी, ऐसा तो है नहीं पढ़े लिखे हैं या कुछ सीखे हैं, तो उनका टोटल लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा क्या डिस्ट्रॉय होगा? कल्चर। जो उनका वो जैसे पहाड़ों का पूजा करते हैं, आप वही काट दिया, हटा दिया, तो फिर पूरा उनका कल्चर चला गया ना, फिर वो आप डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इधर उधर आप बसाते हैं कई सेटलमेंट में, शहरों में, जो उनका आदत ही नहीं है। तो एक तो कल्चर, और दूसरा अगर आप दूसरे जगहों पे बसाते हैं जहाँ पे उनको आदत नहीं है, तो हेल्थ का भी इश्यू आता है, अभी एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, एडॉप्शन में टाइम लगता है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन, अगर आपको पता नहीं है, आपको मानिए गवर्नमेंट ने एक टीन सेट दे भी दिया ऑन द नेम ऑफ द कि हम आपको होम दे रहे हैं, लेकिन कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, क्योंकि स्किल नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है? उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कि लोग उनको मानिए 50 रुपए 100 रुपए दे के पूरे दिन का मजदूरी करा रहे हैं, पूरा जो टाइमिंग है कोई लॉ नहीं फॉलो करें, क्योंकि उनको पता नहीं है लॉ के बारे में, और वल्नरेबल है, जीने के लिए चाहिए कुछ खाने के लिए। तो ये सब चीजें वो फेस कर रहे हैं। ये बुक में यही सब मेंशन किया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड डिफॉरेस्टेशन, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एंड लैंड इंक्रोचमेंट, लैंड बचा ही नहीं, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, इधर उधर जाके सेटल करा रहे हैं। डिस्प्लेस होने पे यही होगा ना कि आप एक फैमिली है या एक पूरा गाँव है,
तो कहीं को आपने किसी और एरिया में बसा दिया, किसी को दूसरी जगह ले जाके बसा दें, तो इससे उनका ओवरऑल जो है एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी बढ़ जाती है। दीज आर द इश्यू दे आर फेसिंग। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि जो मनी लेंडर्स होते हैं वहां पे बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि मनी लेंडर्स तो अभी जहाँ पे ट्राइबल है वहां पे भी जाके उनको पैसे देके उनका जो अपने नाम से करा लेते हैं। लैंड ग्रेविंग दैट इज वेरी कॉमन, पॉवर्टी एंड डिस्प्लेसमेंट, यही सब इश्यू फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, वेस्ट एशिया क्राइसिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू अंडरमाइन IMEC। व्हाट इज द IMEC? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर। हम एक रास्ता बना रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके थ्रू हम किसको जोड़ रहे हैं? गुजरात को जोड़ रहे हैं हम लोग अरेबियन पेनिनसुला से, सऊदी अरबिया होते हुए इजराइल। देखिए गुजरात से सबसे पास कौन पड़ता है? ओमान। ओमान, ओमान यमन है एकदम बॉर्डर पे, गल्फ ऑफ पर्सिया पे। आप एंटर करेंगे, उसके बाद अरब पड़ेगा, अरब के बाद आगे इजराइल, इजराइल होते हुए हम ग्रीस, और ग्रीस से होते हुए हम एंटर करेंगे यूरोप में। यही है ना। मिडिल ईस्ट में क्या क्या आएगा? अरेबियन कंट्रीज आएगा जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यूरोप को कनेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव चला रहे हैं उसका एक अल्टरनेटिव दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मेन जो चीजें हैं, इजराइल का जो सोफिया पोर्ट है वो मेन हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर वहीं पे भी, वेस्ट एशिया हमेशा टर्मोइल में रहता है, हमेशा वहाँ पे सिविल वार, युद्ध ये चलेगा। इजराइल का इशू है ये, जॉर्डन से अभी देखिए फिलिस्तीन वाला जो इशू चल रहा था, तो जितने भी प्रोजेक्ट थे रुक गए थे। हमने ये प्रोजेक्ट 2023 में स्टार्ट किया था, और 2023 में जो स्टार्ट किया था उसके 3-4 महीने बाद युद्ध ही शुरू हो गया, तो ये बना ही नहीं। इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया था तो हमने लिखा था कि 6 महीने के अंदर में ही जितने भी कंट्रीज हैं जहां जहां हम पोर्ट बना रहे हैं उनकी मीटिंग होगी, और जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। कई पोर्ट को हमने अदानी ग्रुप को भी दिया हुआ है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इजराइल का जो पोर्ट सोफिया है वो हमने दिया है अदानी ग्रुप को। ठीक है, इसके थ्रू हम करना क्या चाहते हैं? पहला, गुजरात को अगर ओमान से जोड़ना है तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी में पोर्ट अच्छा बनाना पड़ेगा। यही होगा ना कि आप अच्छे अच्छे पोर्ट बनाइए। दूसरा, आप क्या सेफ्टी इंश्योर करेंगे कि पायलट्स का अटैक ना हो, यही है, हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि जो लोडिंग अनलोडिंग जितने भी कंटेनर्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, वो सब हम मॉडर्नाइज करेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। फिर क्या होता है कि जब आप पोर्ट से इंटीरियर भी आएगा पूरा सऊदी अरेबिया, तो आप लैंड होके जाएंगे ना, तो लैंड पे 2 ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक होगा आपका रोड कनेक्टिविटी, दूसरा होगा रेलवे कनेक्टिविटी। और फिर क्या करेंगे उसके बाद? अगेन आपको सी से होते हुए यू हैव टू इंटर इनटू द ग्रीस, ग्रीस आइलैंड है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप में एंट्री होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा मेन इसमें है रोड कनेक्टिविटी एंड द पोर्ट डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब लिखा था, कहा था कि 60 डेज के अंदर हम मीटिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि ग्रीस मेन बीच का एकदम है, मतलब जहाँ पे एकदम सेंटर है। ग्रीस को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी है कि एशिया से भी कनेक्ट हो और यूरोप के बीच में है, तो इधर से भी ट्रेड इनका बढ़ेगा, उधर से भी ट्रेड बढ़ेगा, और साथ साथ अफ्रीका से भी बढ़ेगा। नीचे साउथ में अफ्रीका है, तो ग्रीस वाज द मेजर स्टेक होल्डर। यहाँ पे ग्रीस का एक और चीज है कि ग्रीस इज द नाउ द पार्ट ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं? 2 तरीके की मेंबरशिप होती है। कौन कौन सी मेंबरशिप होती है? 2 तरीके का यूनाइटेड नेशन होता है। यूनाइटेड नेशन का सबसे स्ट्रांग बॉडी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। उसमें कितने मेंबर हैं टोटल? 5 परमानेंट हो गए। हाँ, और परमानेंट हो गए तो नॉन परमानेंट भी होंगे। कितने नॉन परमानेंट है? कितने हैं?
10 हैं टोटल, 5 + 10 15 हो गए, ठीक है। तो ग्रीस नॉन परमानेंट मेंबर है, 5 तो वही है सुपर पावर, ठीक है। और बचे जो 10 हैं, दे आर द इलेक्टेड फॉर द 2 ईयर्स, वो 2 ईयर्स बाद फिर से इलेक्शन होता है। एक चीज और याद रखिएगा, अभी जो है पाकिस्तान भी मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का लिस्ट यहाँ नीचे दिया हुआ है। अल्जीरिया, देखिए डेनमार्क न्यूज में है, ये डेनमार्क क्यों न्यूज में है, वाई डेनमार्क इज इन द न्यूज? अरे बहुत फेम, क्या था, क्यों बताइए। इस पे रील्स बन रहे थे। डेनमार्क का एक टेरिटरी है ग्रीनलैंड, ट्रंप ने कहा है कि सबका सब हमें चाहिए, ठीक है। तो वो वाला बहुत न्यूज में है। ग्रीस पार्ट है ही है, पाकिस्तान पार्ट है ही है, पाकिस्तान तो फिर हमें भूल नहीं सकता है। पनामा, पनामा भी न्यूज में है, क्यों पनामा न्यूज में है? पनामा कनाल, तो वो भी जो है वो ट्रम्प उस पर दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूज में। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जापान चाइना के साथ जो है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तो ये सब रहता है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया है, ठीक है। और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक कोरिया है वो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। जितने भी डिक्टेटर हैं वो अपने आप के अपने डेमोक्रेसी जोड़ के रखते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक चाइना के भी आगे है, वो की कम्युनिस्ट पार्टी, उनका भी रहता है। सीरियलियोन एंड स्लोवेनिया एंड सोमालिया, सोमालिया भी फेमस रहता है। इनके जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन वाला पिक्चर देखते ही होंगे आप लोग, तो ये इन्हीं लोगों से मेन इन्फ्लुएंस है। सोमालिया के पायरेट्स बहुत फेमस है, ठीक है। तो सोमालिया ये सब फेमस होगा। 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे भी याद होगा, छठा ये याद रहेगा आपको। कुछ आपको याद करना होगा, जैसे स्लोवेनिया एंड सियरा एंड अल्जीरिया, यही आपको 3 याद करना है, बाकी तो याद होंगे 7। डेनमार्क याद, ग्रीस याद रहेगा। गुयाना कहाँ पे है, वेयर इज द गुयाना? अफ्रीका नहीं है। कल भी मैप देखा था, गुयाना साउथ साउथ अमेरिका, ब्राजील के ऊपर। नहीं, एक दिन बता रहा था फ्रेंच गुआना, वहां से वो अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बहुत फेमस है। तो फ्रेंच गुआना पे फ्रेंच वालों का है, गुआना अपना इंडिपेंडेंट नेशन है। तो गुआना आपको याद करना है, अल्जीरिया, सियरा एंड स्लोवेनिया। स्लोवेनिया चीजें याद हो जाएंगी। सिर्फ किसको किसको याद करना है, अल्जीरिया याद करना है, स्लोवेनिया याद करना है, गुयाना याद करना है और सियरा, ठीक है। क्लियर? Next news is the amid a delay in the holding census, vital report on the birth and death pending since the 2020। तो 2020 से ही सारे रिपोर्ट रोक के रखा है। पहला सबसे बड़ी बात कि हम लोग सेंसस ही नहीं कराए। सेंसस पहले इसलिए नहीं कराए कि कोविड-19 का इम्पैक्ट था। अभी दिक्कत आ रहा है कि अपोजिशन डिमांड कर रहा है कि कास्ट सेंसस कराइए, कास्ट भी पूछे सेंसस में। तो जो पार्टी टू द पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि कराएं नहीं कराएं, फायदा होगा कि नहीं फायदा होगा, तो इसीलिए रोक के रखा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है बर्थ एंड डेथ का होता है, ठीक है। तो बर्थ एंड डेथ का हम लोग आजकल डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस बार का जो सेंसस होने वाला है वो टोटली डिजिटल होने वाला है। डिजिटल का मतलब पहले होता था पेन और लेके सब कुछ एंट्री होती थी, आफ्टर दैट उसका पूरा कॉपी करके वो अपलोड करते थे, काउंटिंग होती थी। अभी सब कुछ डिजिटली होगा। जाएंगे पूछने तो आपके वो आईपैड लेके जाएंगे और पूछेंगे आपका नाम, सब कुछ एंट्री डिजिटल होगा, वो डिजिटली अवेलेबल होगा, ठीक है ना। डिजिटल का यही मतलब हुआ ना कि मैक्सिमम डिजिटाइजेशन। जैसे आपका लैंड का डिजिटाइजेशन का मतलब क्या है कि पहले आपका रजिस्ट्री का पेपर होता था, सब कुछ पेपर पे होता था। अभी वो सबका डेटा वो लोग कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे। पहले होता था फाइल निकाल के ढूंढते थे कहाँ पे है नहीं है। अभी आप जाइएगा तो लैपटॉप में पूछेगा क्या आपका क्रमांक नंबर है, कहाँ पे आपका ये एरिया पड़ता है, तो वो निकाल के देगा। अभी जितना भी होगा मोस्टली डिजिटाइज्ड होगा, आपको कोई भी रजिस्ट्री लेके घूमता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि
अभी गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बनाया है दैट इज द CRSORGI.gov.in। GOV ये गवर्नमेंट की जितनी भी मेन पोर्टल है GOV रहेगा। इस पोर्टल को अभी हमने 1 अक्टूबर 2023 को ही स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये है कि रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ डेथ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को हमने चेंज किया है इसको डिजिटाइज करने के लिए, ठीक है। किसके थ्रू होता है ये? ऑलरेडी एक्ट हमारे पास सेपरेट है, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। स्टेट लेवल पे भी कुछ स्टेट्स ने ये सब करा है, कुछ स्टेट्स ने अभी नहीं करा है। लास्ट टाइम जो 2011 का था उस समय हमने सेंसस के साथ एक बाद में हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी निकाला था। लास्ट गवर्नमेंट ने कोशिश किया था, लेकिन दिक्कत ये था कि वो प्रॉपर रूप से, क्या दिक्कत था, प्रॉपर रूप से उन्होंने पैरामीटर्स नहीं डिफाइन किए थे और इस चक्कर में नियर अबाउट यहाँ पे दिया है 46 लाख कास्ट उन्होंने काउंट किया। सोचिए 46 लाख कास्ट उसका सेंसस में उन्होंने दिया था। तो मतलब हर घर में उन्होंने मोहल्ले में कुछ नहीं तो 500-600 कास्ट दे दिया था। तो डिफरेंस इतना आ गया था कि जो अंग्रेजों के टाइम में जो लास्ट सेंसस हुआ था 1931 में, उन्होंने 4000 कास्ट दिया था, 4000 से इन्होंने 46 लाख, इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो वो रिलीज ही नहीं हुआ, क्योंकि अब मानिए नाम कहीं पे KI लिख दिया, कहीं पे की लिख दिया KE, ठीक है। अब मानिए पांडे लिखना है PANDEY, PANDAY कुछ इन्होंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गलतियां थी, मतलब जैसे अब कहीं पे गुप्ता लिखना है GUPTA, कहीं पे GUPT, ठीक है, कहीं पे E लगा दिया। तो ये सब स्पेलिंग मिस्टेक इतना था कि हर एक स्पेलिंग को उन्होंने, मानिए किसी ने अपने नाम के आगे अपने पिताजी का नाम लगा दिया साउथ में, तो वो सबको अलग अलग कास्ट काउंट किया। तो इस तरीके की गलतियां बहुत हुई, इसीलिए रिलीज नहीं हुआ। तो सिस्टम ही की गलतियां के कारण ही तो, सिस्टम ही तो सबसे ज्यादा इस समय गलतियां कर रही हैं। अगर गलतियां नहीं कर रही होती तो सोचिए हर साल कितने का बजट बनता है, 40 लाख करोड़, इतने इतने का बजट बना रहे हैं, कुछ दिखता है? हजार हजार 500-500 करोड़ रुपए का कॉटन का मिशन चला रहे हैं। हर एक मतलब हर महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ले, 10-10 करोड़ का भी लगाए तो हो नहीं जाएगा 50 डिस्ट्रिक्ट में, दिखता है आपको? वो सब जितना बड़ा फंड उतना ज्यादा आपका घपलेबाजी, ये होगा। कांग्रेस सिक्किम बीजेपी अपोज प्लान टू रिबिल्ड द तिस्ता। तिस्ता भी डैम था, बह गया। क्यों बह गया था? टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। वेरी गुड। क्या था आप बता रहे, बताइए। आप बता रहे थे, सही बता रहे थे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, यही कंडीशन होता है। जैसे मानिए पहाड़ों पे है, बर्फ बारी होती रहती है, तो बर्फ अगर गिरेगा ऐसे थोड़ा सा भी टेढ़ा है तो ये बढ़ता रहेगा, वो बहेगा थोड़ी ही। एकाएक गर्मी आ गया, पूरा का पूरा नीचे का, अगर मानिए कोई गांव है, अगर हमें पता नहीं है कि ऊपर बहुत ज्यादा जमा हुआ, एक मेल्ट हुआ तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा और बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी का फ्लो नीचे होगा, यही होगा ना। दूसरी चीज ये होती है कि मानिए नेचुरल एक लेक ही है ऊपर पहाड़ पे कहीं, ये मानिए पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे कहीं नेचुरल लेक है, ठीक है, नेचुरल लेक्स एकदम प्रॉपर है। एक अर्थक्वेक आया, सिस्मिक कुछ हुआ, एवलांचे हुआ, तो क्या हुआ, इसकी दीवारें टूट गई और एक दीवार टूटी तो नीचे जितना भी अगर गांव है शहर है सब बहेगा। छोटा मोटा तो होता नहीं है, रिवर्स का तो फ्लो बहुत ज्यादा होता है, लैक तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो उसी के कारण इनमें दिक्कत है। नीचे तीस्ता डैम पड़ा तो पूरा डैम चला गया, डैम में यही बनाया होगा ना, गेट बना के पानी रोका होगा, एक फ्लो आया होगा, उसको वो सह नहीं पाए होंगे। हर एक चीज की कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये दरवाजा खोलने का कैपेसिटी है, उससे अगर 20 गुना फोर्स लगा दे तो क्या होगा, दरवाजा बाहर आ जाएगा। सेम वही। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर इसका हमारे पास पहले से डेटा हो कि यहाँ यहाँ लेक है,
तो पहले से ही उसका प्रोविजन लगा के रखेंगे ना। और उसके लिए हम क्या कराते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब होता है कि उस एरिया में जितने भी इन्वायरमेंटल, अगर कुछ भी ऐसा लगे कि बाद में ये डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, हजार्डस है, उसको नोट किया जाता है। और उसको स्लो मूवमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे लेक है तो लेक का छोटे छोटे हम पतले पतले रास्ते से पानी को बहा लेना। अगर वहां पे मानिए इस तरीके का है कि पहले से ही बहुत ज्यादा आइस, पूरा उनका बर्फ का जमावड़ा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि नीचे से जो गांव है, शहर है, उसको हटा दें। ठीक है, तो वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है कि जो पहले आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराइए बाय द इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी के थ्रू, और उसके बाद आप उसको फिर से बनवाने की कोशिश कीजिए, वरना फिर तो नीचे दिक्कत होगा ना, क्योंकि डैम ऑलरेडी, डैम में पानी भरा होता है, तो वो तो पानी आएगा ही लेक का, आपके डैम का भी तो पानी लेके जाएगा, तो वहां पे जो होगी डिस्ट्रक्शन दुगुना गति से होगा। तो ये सब इश्यू है, इसी पे आपस में दोनों में डिबेट हो रहा है। तीसरा रिवर कहाँ से निकलता है? ओरिजिन इंडिया है कि तिब्बत है? हम्म, किसका ट्रिब्यूटरीज है तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या गंगा? ब्रह्मपुत्र का ही है। कहाँ पे है ओरिजिन? सिक्किम ही है। तीसरा रिवर बहुत न्यूज में है, न्यूज में इसलिए है कि एक डैम को, पहले तो डैम डिस्ट्रॉय हुआ है, दूसरा इंडिया बांग्लादेश के साथ काफी लड़ाई झगड़ा है इस पे, तीस्ता के रिवर को शेयर करने को लेके। तो ओरिजिन पूछना बहुत लाजिम सी बात है, अगर नदी अगर न्यूज में है तो ओरिजिन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शो लामो लेक सिक्किम में ही है। मैक्सिमम हमें लगेगा कि ये तिब्बत से आ रही है, क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम जो रिवर है वो तिब्बत से फ्लो होती है, तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, नाम भी आप क्लियर कट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिब्यूटीज, जो ट्रिब्यूटरीज हैं तीस्ता की, लेफ्ट बैंक से रंगीत है एंड रैंगपो है, एंड राइट बैंक से लाचुंग एंड लाचेन है। व्हाट इज द राइट बैंक, लेफ्ट बैंक? ये नदी बह रही है, मानिए इसके राइट से जो नदी आ रही होगी राइट बैंक होगा, और जो लेफ्ट से आके मिल रही होगी लेफ्ट बैंक होगा। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर नदी यहाँ से बह रही है तो एक बार मैप में देखिएगा कि रांगीत कहाँ से बह रहा है एंड रैंगपो कहाँ से बह रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि इस नदी का लेफ्ट, अगर इजी पूछेगा तो केवल नाम पूछेगा कि ट्रिब्यूटरीज कौन है, थोड़ा और कठिन पूछेगा तो पूछेगा कि लेफ्ट बैंक कौन है और राइट बैंक कौन है। ठीक है, तो जो चीजें बहुत ज्यादा न्यूज में होती है तो और कठिन बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका तो सबको पता होगा कि ट्रिब्यूटरीज क्या है, तो ये पूछ देंगे लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। तो एक बार आप लोग मैपिंग कर लीजिएगा तो थोड़ा सा क्लियरिटी होगा। यमुना गंगा का भी आप लोग मैपिंग करते रहिएगा कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक से कौन आता है, कि सोन लेफ्ट से आता है कि राइट से आता है। सिंपल सी बात है, बहाव जो होता है उसके राइट से आएगा तो वो राइट बैंक होगा, लेफ्ट से होगा तो लेफ्ट बैंक होगा। बहाव कहाँ से होता है? जहाँ से निकलता है और जहाँ तक जाता है वो डायरेक्शन में आप देखिएगा।